नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब श्वेता, जो कि पहले से ही काफी डरी हुई थी, अब जब लक्ष्य श्वेता से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, जब से तुम मल्होत्रा हाउस से आई हो तब से तुम डरी हुई लग रही हो। लक्ष्य की इन बातों को सुनने के बाद एक पल के लिए तो श्वेता यहाँ पर उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन अब यहाँ पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती और अब उस लक्ष्य से को गले लगाते हुए अब यहाँ पर जोर से रोने लगती है। इधर लक्ष्य भी उसे संभालता है तो अब यहाँ पर श्वेता मल्होत्रा हाउस में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ लक्ष्य को बताती है कि किस तरह से उसके पूरे के पूरे परिवार को बंधक बनाया गया है। इधर लक्ष्य भी यहाँ पर अब श्वेता को संभालता है और अब फाइनली अब लक्ष्य कहता है, श्वेता तुम चिंता मत करो, मैं एक बार इसके बारे में अनिका से बात करता हूँ। हो ना हो अनिका इसमें जरूर हमारी मदद कर सकती है। तुम चिंता मत करो। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि अनिका हमारी हेल्प जरूर करेगी, क्योंकि वो हमेशा से करती आई है। इधर जैसे ही यहाँ पर लक्ष्य ने श्वेता को ये सब कहा तो अब श्वेता को भी एक उम्मीद जगती है, क्योंकि उसे अपनी अनिका दीदी के ऊपर पूरा विश्वास था कि जब भी मल्होत्रा हाउस पर जो भी परेशानी आती थी अनिका उनकी परेशानी में सबसे आगे खड़ी रहती थी और इवन उसका सॉल्यूशन भी ढूंढती थी। इसलिए लक्ष्य की इस बात पर अब यहाँ पर श्वेता भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो इधर दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर राजीव गुलेरिया ने शारदा को कहा था कि वो राजलक्ष्मी का खाना गर्म कर दे, क्योंकि राजलक्ष्मी को वो एंटीडोट देना था जिसे वो शायद यहाँ पर इन इन्फेक्टेड पेशेंट के ऊपर इसे अप्लाई करके देख सकती थी, ताकि उन्हें पता लग सके कि आखिर राजीव द्वारा बनाया गया ये एंटीडोट कितना कारगर साबित होता है। इधर यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए थे। अब यहाँ पर जैसे ही शारदा एक थाली में अब राजलक्ष्मी के लिए यहाँ पर एक ट्रे में खाना रख कर लाती है तो अब उसे देखते ही अब राजीव भी जल्दी से अब सोफे फिर से उठ जाते हैं और अब वो शारदा की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर राजीव अब यहाँ पर शारदा के हाथ से अब उस ट्रे को ले लेते हैं और सीधा ही अब वो यहाँ पर एलिवेटर की तरफ बढ़ जाते हैं। एलिवेटर में जाने के बाद वो सीधा ही यहाँ पर अब जिस फ्लोर पर राजलक्ष्मी का कमरा था वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद अब राजीव सीधा ही राजलक्ष्मी के कमरे के सामने थे। राजीव यहाँ पर बड़ी ही उम्मीद के साथ राजलक्ष्मी को ये एंटीडोट देना चाहता था। उसे पता था कि राजलक्ष्मी एक अच्छी डॉक्टर है और जो एंटीडोट वो उसे ये देने जा रहा है वो इसे अच्छी तरह से यूज भी करेगी। उसे उसकी काबिलियत पर किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं था और वो यहाँ पर अब धीरे से उस ट्रे को जो उसने अपने हाथ में लिया हुआ था उसे अपने एक हाथ में लेता है और दूसरे हाथ से अब राजलक्ष्मी के डोर को अब यहाँ पर नॉक करने लगता है। एक बार जब राजीव ने यहाँ पर दरवाजे को नॉक किया तो उसे वहाँ अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। इवन वहाँ पर उसे आहट भी सुनाई नहीं दी कि कोई दरवाजे को खोलने के लिए आ रहा है, क्योंकि राजलक्ष्मी ऑलरेडी थकी हुई थी। इसलिए राजीव को यही लगता है कहीं वो थक के सो तो नहीं गई। इसलिए अब राजीव गुलेरिया फिर से दोबारा से दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन इस बार भी यहाँ पर दरवाजा नहीं खुलता। तो अब यहाँ पर राजीव को भी थोड़ी सी परेशानी होती है। राजीव सोचता है क्या मुझे एक बार फिर से दरवाजे को नॉक करना चाहिए, क्योंकि राजलक्ष्मी थकी हुई होगी, कहीं वो सच में सो तो नहीं गई। क्या दरवाजे को नॉक करना सही रहेगा? लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए, क्योंकि राजीव के पास अब समय बिल्कुल भी नहीं था, उसे जल्द से जल्द बस इस एंटीडोट के बारे में जानना था, क्योंकि अगर ये एंटीडोट कारगर सिद्ध हुआ तो इसे वो फिर जल्द से जल्द मनाली में लेकर जाने वाला था, जहां पर न जाने कितने ही पेशेंट वहां पर इन्फेक्टेड हो चुके थे। इसलिए अब वो यहाँ पर एक बार काफ़ी उम्मीद के साथ अब फिर से वो दरवाजे को नॉक करता है।
इस बार यहाँ पर जैसे ही राजीव गुलेरिया ने दरवाजे को नॉक किया तो इस बार यहाँ पर कुछ ही देर के इंतजार के बाद फाइनली अब राजलक्ष्मी ने दरवाजा खोला। जब राजलक्ष्मी ने यहाँ पर दरवाजा खोला तो राजलक्ष्मी की आंखें साफ साफ नजर आ रही थी कि वो कितनी थक चुकी थी। उसकी आंखें यहाँ पर पूरी तरह से लाल हो रही थी। उसे देखकर साफ साफ नजर आ रहा था ना जाने वो कितने ही समय से सोई नहीं है और वो थकावट उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। इधर राजलक्ष्मी ने जैसे ही बाहर राजीव गुलेरिया को खड़े देखा तो उन्हें देखकर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, चाचा जी आप यहाँ पर अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बता देते। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, नहीं बेटा देखो काम तो मुझे था, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हारी हालत भी मुझे साफ साफ दिख रही है। अरे दिन रात जो तुम वहाँ पर हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ यहाँ पर दिन रात खड़ी हुई हो वो मेहनत भी तो कम नहीं है ना बेटा। देखो वो तो तुम्हारी आंखों से ही साफ पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है ना जाने कितने ही समय से तुमने एक छोटा सा नैप भी नहीं लिया है। एनीवे सॉरी बेटा मैंने तुम्हें परेशान किया। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, नहीं चाचा जी इवन सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। वो क्या था ना कि मैं सच में थक गई थी और मुझे भी नहीं पता चला। मैं कब वैसे ही चेयर पर बैठे बैठे ही सो गई। वो क्या है ना कि शारदा ने मुझे खाने के लिए बोला था, बस मैं तो वो भी भूल गई। अब यहाँ पर ये कहते हुए अब अचानक से राजलक्ष्मी की नज़र अब राजीव गुलेरिया के हाथ पर जाती है। जब वो देखती है कि खाना तो यहाँ पर खुद राजीव लेकर आए थे, इसलिए भी ये सब देखकर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, थैंक यू सो मच चाचा जी, लेकिन आप ये खाना क्यों लेकर आए। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू की कोई भी बात नहीं बेटा। अपने बच्चों के लिए अगर हम कुछ कहते हैं तो करते हैं तो उसके लिए थैंक यू नहीं बोला जाता। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आखिरकार आप इतनी सारी मेहनत जो कर रही हैं। इधर अब यहाँ पर राजीव कहता है, एनीवे मेरा यहाँ पर खाना लेकर आने का एक मकसद था। जैसे ही राजीव ने ये कहा तो अब राजलक्ष्मी की आंखें मानो भी यहाँ पर पूरी खुल गई थी और वो बहरानी से राजीव गुलेरिया को ही देखती है और अब वो यही सोचती है आखिर उन्हें उससे क्या काम हो सकता है। लेकिन अब वो यहाँ पर अब पूछ ही लेती है, आपको मुझसे काम था? क्या काम था चाचा जी बताइए ना। ये सुनते ही यहाँ पर राजीव कहता है, ठीक है बेटा चलो पहले तुम्हारे यहाँ कमरे में अंदर चलते हैं क्योंकि मुझे अंदर चलकर बात करनी है। इधर जैसे ही राजीव ने ये कहा तो राजलक्ष्मी भी अब उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। इधर जैसे ही राजीव गुलेरिया आप कमरे के अंदर आते हैं तो वो यहाँ पर आने के बाद सीधा ही टेबल पर उस खाने की ट्रे को रख देते हैं और अब वो यहाँ पर तब तक राजलक्ष्मी भी अब तक दरवाजे को बंद करके वहाँ पर उनके पास आ गई थी। इधर जैसे ही राजलक्ष्मी भी यहाँ पर अंदर आती है तो अब वो कहती है, हाँ चाचा जी कहिए ना क्या कहना था आपको। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी की इस बात को सुनते ही अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहते हैं, शहर में सच में इस पेंडेमिक में महामारी का ये कहर सच में चारों तरफ फैला हुआ है। सच में बेटा जो तुम कर रही हो ना वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अरे अपनी जान की परवाह किए बिना तुम जिस तरह से इन लोगों के लिए फाइट कर रही हो, सच में तुम एक सच्ची देशभक्त हो। तुम एक सच में एक फाइटर हो। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, नहीं चाचा जी मैं तो बस यहाँ पर अपना फर्ज निभा रही हूँ। वो क्या है ना कि अगर ऐसे समय में हम ही पीछे हट जाएंगे तो फिर यहाँ पर लोगों की उम्मीदों पर कौन खड़ा उतरेगा। क्योंकि ऐसे समय में तो हम सबको मिलकर इस सिचुएशन से लड़ना चाहिए। वैसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मनाली में वो सब क्या हो गया। और अब देखो ना चाचा जी अब तो ये केस दिल्ली में भी आने लग गए हैं। पता नहीं सच में अब आगे क्या होगा। मुझे तो ये सब सोचकर ही बहुत चिंता हो रही है क्योंकि जब मैं मनाली की न्यूज़ को सुनती हूँ तब तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो हाल यहाँ पर हमारा दिल्ली में भी ना हो जाए। राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव कहता है, हाँ तुम्हारा डर जायज है बेटा क्योंकि इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया अब राजलक्ष्मी को कहता है, वैसे बेटा तुम अपना खाने पीने का तो अच्छे से ध्यान रख रही हो ना, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर वर्क प्रेशर अब ज्यादा आ गया है, लेकिन खाना पीने का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। राजीव की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी एकदम से ही अपने किन्हीं ख्यालों में चली जाती है। अब राजलक्ष्मी अपने मन में सोचती है, खाना पीना, अरे वो तो बहुत ही दूर की बात है। यहाँ पर कितने समय से 2-3 दिन से तो बस यहाँ पर मैंने अपनी आंखें भी नहीं झपकी है। अरे खाना खाना तो दूर, मुझे तो पानी पीने का भी होश ही नहीं रहा। सच में पर मैं तो यही सोचकर ही परेशान हो रही हूँ कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाएगा। इधर राजलक्ष्मी अभी यहाँ पर अपनी सोच में ही थी कि तभी अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? राजीव की बातों को सुनकर अब राजलक्ष्मी अपने सेंस में आती है और कहती है, नहीं चाचा जी, बस अभी खाऊंगी। वो क्या है ना कि आप अभी लेकर आए हैं ना। अब उसकी ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, हाँ बेटा, खाना सबसे जरूरी है। वो क्या है ना, जंग जीतने के लिए सिपाही का पेट भरा होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर उसका पेट ही भरा नहीं होगा तो वो जंग पर अपना पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और अगर तू खुद ही यहाँ पर भूख और प्यास के मारे गिर गई तो फिर वहाँ पर इन हजारों बीमार लोगों का सहारा कौन देगा। इसलिए खाना तो सबसे जरूरी है। इधर अब यहाँ पर राजीव अब कहते हैं, एनीवे ऐसा करो राजलक्ष्मी, तुम खाना खाओ, मुझे जो तुमसे बात कहनी है वो मैं तुम्हें साथ के साथ कह दूंगा। अब यहाँ पर राजीव अंकल अब यहाँ पर ये कहते हुए सोच लेते हैं कि उसे अब असली मुद्दे पर आना चाहिए। उन्हें पता था कि राजलक्ष्मी ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की है और वो सच में अनिका के साथ साथ वो एक अच्छी डॉक्टर भी थी। इसलिए यहाँ पर राजलक्ष्मी भी यहाँ पर उस ट्रे से अब अपना खाना लेती है और वो उसे खाने के लिए बैठ जाती है। तो इधर अब राजलक्ष्मी कहती है, क्या आपने खाना खाया चाचा जी? इधर अब यहाँ पर राजीव अंकल कहते हैं, नहीं बेटा, मैं भी बस अभी जाकर खाता हूँ। तो यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, तो बताइए आप क्या कहना चाहते थे मुझसे। अब यहाँ पर उनकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया अब उसी बोतल को अपनी पॉकेट से निकालता है, जिस छोटी सी बोतल में वही वहाँ पर उस एंटीडोट को डाल कर लाया था। अब यहाँ पर राजीव अब उस बोतल को राजलक्ष्मी को दिखाता है। उसे देखते ही राजलक्ष्मी कहती है, ये क्या है? अब यहाँ पर राजलक्ष्मी की बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, ये एंटीडोट है राजलक्ष्मी। वो क्या है ना कि यहाँ पर मनाली में जो ये जहरीली गैस फैलती जा रही है और अब उसका असर तो यहाँ पर इंडिया में भी हो गया है और उसके ना जाने कितने, दिल्ली में भी हो गया और ना जाने उसके कितने ही इन्फेक्टेड लोग मिल रहे हैं। इसलिए मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है। वो क्या है ना कि मैंने इसका एक एंटीडोट बनाया है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि ये एंटीडोट कितना कारगर सिद्ध है कितना नहीं, क्योंकि अभी तक इसका ट्रायल नहीं हुआ है। वो क्या है ना कि इस एंटीडोट को तो मैंने बना लिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है और इसी काम के सिलसिले में मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। राजीव की ये बात सुनकर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। मैं इस एंटीडोट का क्या कर सकती हूँ और भला मैं आपकी इस काम में कैसे मदद कर सकती हूँ? राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, तुम मेरी मदद जरूर कर सकती हो राजलक्ष्मी, क्योंकि देखो तुम खुद एक डॉक्टर हो और इस समय तो वहाँ पर यहाँ दिल्ली में भी जिस हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल में ना जाने कितने ही पेशेंट आ रहे हैं, तो अब तुम इसमें जरूर मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं मैं चाहता हूँ कि तुम एक बारी से एंटीडोट को उनके ऊपर इस्तेमाल करो, हो ना हो, क्योंकि अगर तुम ये करोगी तो शायद मुझे इसके बारे में विश्वास होगा कि ये कितना कारगर है और कितना नहीं। और अगर ये सच में इस इन्फेक्टेड लोगों के लिए कोई वरदान साबित नहीं हुआ तो फिर मुझे और भी थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो अब तुम बताओ बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी काफी हैरान होती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और वो इधर यहाँ पर राजीव गुलेरिया को कोई जवाब भी नहीं दे रही थी, क्योंकि राजलक्ष्मी यहाँ पर अपने मन ही मन में डर रही थी। उसे डर था
अपनी नाकामी का। उसे डर था कि अगर उसने इसे किसी भी ह्यूमन पर इसका ट्रायल किया तो कहीं वो उसकी जान ना चली जाए। इधर यहाँ पर राजलक्ष्मी को इस तरह से चुपचाप देखकर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या सोच में पड़ गई? देखो प्लीज प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। अब राजीव की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर फाइनली राजलक्ष्मी अब एक डिसीजन लेती है और कहती है, सॉरी चाचा जी, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अब राजीव यहाँ पर एक बड़ी ही उम्मीद के साथ जो यहाँ पर आया था उसकी उम्मीद अब अचानक से टूट जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि राजलक्ष्मी अब उसकी एक आखिरी होप थी, क्योंकि वो भी उसे अभी तक अनिका के बारे में भी नहीं पता था। अदरवाइज वो इस काम के लिए अनिका को कहता, और उसे पता था कि अनिका खुद एक डॉक्टर भी है, तो वो इस काम को जरूर कर लेती, लेकिन अभी उसके पास ज्यादा समय भी तो नहीं था। इसलिए राजीव अब यहाँ पर राजलक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है। अब राजीव अपनी तरफ से कहता है, देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मुझे मना क्यों किया, क्योंकि तुम खुद डर रही हो कि अगर इस एंटीडोट से किसी पेशेंट की जान चली गई या किसी को और भी रिस्क हुआ तो तुम्हें शायद वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा काम है हर पेशेंट को बचाना। इसलिए मैं तुम्हारी इस फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ बेटा तुम समझने की कोशिश करो। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमारे हाथ से वक्त निकलता ही जा रहा है। अगर हमने इस समय कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया तो ना जाने अभी और कितने ही पेशेंट यहाँ पर दिल्ली में भी निकलने लगेंगे, और जो हाल मनाली में हो रहा है कि वहाँ पर पेशेंट को बेड तक नसीब में नहीं हो रहे, तो वही हाल यहाँ पर दिल्ली में भी होगा। इवन मैं अगर यूँ कहूँ कि मनाली से भी बुरा हाल यहाँ पर होगा तो वो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो तुम खुद भी अंदाजा लगा सकती हो। इसलिए प्लीज़ मेरी बात सुनने की कोशिश करो। देखो राजलक्ष्मी, हमें किसी भी तरह से इस रिस्क को लेना ही होगा। अगर हम यहाँ ऐसा करो ना, तुम ज़्यादा किसी के ऊपर इसे मत करो, लेकिन ऐसा करो किसी एक या दो पेशेंट के ऊपर इसका ट्रायल कर देखो, क्योंकि उसके रिजल्ट अगर हमें अच्छे मिलते हैं तो ये भी तो सोच कर देखो ना बेटा कि फिर हम कितने ही लोगों की जान बचा सकते हैं। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी अब कोई यहाँ पर निर्णय ले ही नहीं पा रही थी। जहाँ उसका दिमाग कह रहा था कि उसे ये काम एक बार कर लेना चाहिए, तो उसका दिल इस चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार ही ना था, क्योंकि उसका दिल में यही था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिस भी पेशेंट के ऊपर वो इस ट्रायल को करेगी, कहीं वो उसकी वजह से अपनी जान ना गवा दे, तो उसके लिए राजलक्ष्मी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। इधर राजलक्ष्मी को इस तरह से खोया हुआ देखकर अब राजीव की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। राजीव भी यही सोचता है, क्या सच में राजलक्ष्मी उसके इस काम को नहीं कर पाएगी क्या? इधर यहाँ पर राजलक्ष्मी को यहाँ पर चुपचाप देखकर अब राजीव कहता है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रही हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप अभी अपना खाना खाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि आपको रेस्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ और कर देखता हूँ, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि हमें जल्द से जल्द इस एंटीडोट को एक बार ट्रायल तो कर देखना है। एनीवे मैं इसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। और ये कहते हुए राजीव गुलेरिया वहाँ से जाने लगता है। राजीव गुलेरिया इधर जैसे ही भी यहाँ पर दरवाजे के पास पहुँचता है तो इधर राजलक्ष्मी अब अपने आप पर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और वो यहाँ पर अचानक से गुस्से में ही जोर से चिल्ला उठती है, और अब वो यहाँ पर अब अचानक से कहती है, राजीव चाचा, मैं एक डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं हूँ। देखो मुझे डर है कि अगर मैं फेल हो गई तो सच में मैं यहाँ पर अपने आप को गुनहगार कहलवाऊंगी। मुझे माफ़ करना राजीव चाचा, लेकिन मैं भी क्या करूँ? अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया अब पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है, बेटा मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, इवन इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर का फर्ज ही यही होता है कि वो हर हाल में अपने पेशेंट को बचाए। लेकिन मैं तो ये एंटीडोट इसलिए लेकर आया था कि शायद हमें कोई रिजल्ट मिल सके। एनीवे कोई बात नहीं। वैसे बेटा मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा
ये मेरी बात याद रखना, डर के पीछे मौत है और हिम्मत के पीछे जिंदगी। देखो देखो, अगर इस बात पर तुम अप्लाई करोगी तो शायद तुम कोई फैसला ले पाओ। इधर जैसे ही राजीव गुलेरिया ने ये बात कही तो राजलक्ष्मी को यहाँ पर अब अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो यहाँ पर कहती है, सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं एक पल के लिए ये सब भूल गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह की मौत हो, क्योंकि मुझे अब तक ये नहीं पता कि ये एंटीडोट अब उस ह्यूमन ट्रायल में कैसा इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमें किसी ना किसी के ऊपर तो ये कर ही देखना होगा। यहाँ पर राजलक्ष्मी अभी ये कह ही रही थी कि तभी अब यहाँ पर राजलक्ष्मी का फोन बजने लगता है। इधर राजलक्ष्मी का जैसा ही फोन बजता है तो राजलक्ष्मी जल्दी से अब उस फोन की स्क्रीन पर देखती है तो ये कॉल उसे हॉस्पिटल से ही आ रहा था। उस फोन को देखकर राजलक्ष्मी अब जल्दी से फोन को उठाती है तो उसे वहां दूसरी तरफ से एक नर्स हड़बड़ाते हुए कह रही है, मैडम मैडम प्लीज प्लीज जल्दी से आइए, यहाँ पर एक पेशेंट की हालत बहुत ही खराब हो रही है। इधर जैसे ही राजलक्ष्मी ने ये सब सुना तो वहां पर अब वो अपनी नर्स से कहती है, ठीक है मैं भी आती हूँ, और वो यहाँ पर फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर राजलक्ष्मी को ये सब कहता हुआ सुनकर अब राजीव कहता है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना। इधर उसकी इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, नहीं चाचा जी, कुछ ठीक नहीं है। अब वहाँ पर पेशेंट की हालत एक पेशेंट की तो बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, ऐसा लग रहा है वो बस अब कुछ ही समय का मेहमान हो। इधर उसकी ये बात सुनते हुए राजीव कहता है, फिर तो ये एक अच्छा मौका है राजलक्ष्मी, देखो अभी उसे बचाए तो पता नहीं जा सकता है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि एक बार इस एंटीडोट को उसके ऊपर अप्लाई करके देखो, क्या पता इस एंटीडोट की वजह से हमारा ये एंटीडोट कारगर सिद्ध हो और वो पेशेंट की जान बच जाए। इसके लिए तो फिर तुम्हें अपने आप को गिल्ट भी नहीं होगा, तुम उस गिल्ट से भी बच जाओगी। इधर यहाँ पर राजीव गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी में अपना सिर हिला देती है और अब वो राजीव गुलेरिया के हाथ से अब उस छोटी सी उस बोतल को ले लेती है और वो कहती है, ठीक है चाचा जी, मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पर जैसे ही जो कुछ भी होता है वो मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। और यहाँ पर ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब जल्दी से अपने कमरे से निकल जाती है। तो इधर दूसरी तरफ राजलक्ष्मी को जाता हुआ देखकर अब राजीव गुलेरिया अब यहाँ पर भगवान को प्रार्थना करता है, ओ गॉड प्लीज प्लीज ये एंटीडोट सही से काम करे, काश उस पेशेंट की जान बच जाए। अगर ये सब हो गया तो सच में हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। और ये सब प्रेयर करते हुए भी यहाँ पर राजीव गुलेरिया फिर से अपनी लैब की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे अगर ये एंटीडोट सच में सही साबित हुआ तो फिर उसे जल्द से जल्द मनाली के लिए भी तो निकलना था। इधर दूसरी तरफ अब तक राजलक्ष्मी भी यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वो यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो यहाँ पर देखती है कि जिस वार्ड में वो पेशेंट था वो कोई और नहीं बल्कि वो एक बच्चा था जो इन्फेक्टेड हो रखा था। और इधर उसकी फैमिली वाले यहाँ पर उस वार्ड के बाहर ही खड़े होकर यहाँ पर भगवान को प्रेयर कर रहे थे, जबकि यहाँ पर राजलक्ष्मी सीधा ही अब वो अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद पहले तो वो यहाँ पर उस पेशेंट को देखती है। यहाँ पर जब वो उस पेशेंट को देखती है तो वहाँ पर उसकी हार्ट रेट सच में फ्लक्चुएट होने लगती है, जो ऊपर नीचे हो रही थी। और यहाँ पर उसे अच्छी तरह से मॉनिटर करने के बाद अब राजलक्ष्मी को आभास हो जाता है इसे बचाना शायद अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वो अब यहाँ पर इस एंटीडोट को अब उस बच्चे के ऊपर ही अप्लाई कर देती है, ये सोचकर कि क्या सच में राजीव चाचा का ये साहस सच में रंग लाएगा, क्या सच में। लेकिन अब मुझे ये कर देखना ही होगा। और यहाँ पर ये सब सोचकर अब वो यहाँ पर अब थोड़ा सा वो एंटीडोट निकालती है और उसे भी यहाँ पर इसे बच्चे को इंजेक्टेड कर देती है। जैसे वो इसे इंजेक्ट करती है तो अब यहाँ पर वो थोड़ी देर अब उस बच्चे को ऑब्जर्व करने लगती है कि क्या इसका असर भी इस बच्चे पर होगा या नहीं। इधर यहाँ पर कुछ देर तक तो उसकी हार्ट बीट ऐसे ही फ्लक्चुएट होती जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर राजलक्ष्मी देखती है कि जैसे ही यहाँ पर ये एंटीडोट अब उसकी बॉडी में असर दिखाना शुरू करता है तो अब उस बच्चे की हार्ट रेट थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई नजर आ रही थी। ये सब देखकर तो अब राजलक्ष्मी की आंखें अब एकदम से ही चमक जाती है। उसे सच में विश्वास में नहीं होता कि
जिस बीमारी का अभी तक कोई इलाज उन लोगों को मिल ही नहीं रहा था, सच में उसका फाइनली अब एक एंटीडोट बन गया है। और इसके बारे में वो सबसे पहले यहाँ पर राजीव गुलेरिया को ही अपडेट देना चाहती थी। अब यहाँ पर इधर राजीव गुलेरिया जो कि अभी भी अपने लैब में ही था, वो भी यहाँ पर जब अपना काम कर रहा था तो भी यहाँ पर सच में राजलक्ष्मी का ही उसे कॉल आता है। इधर जैसे ही राजलक्ष्मी अब उसे कॉल करती है तो राजीव जल्दी से अपने फ़ोन को उठाता है और हेलो कहता है। तो इधर अब राजलक्ष्मी कहती है थैंक यू चाचा जी। वो क्या है ना कि मैंने वो एंटीडोट को उस बच्चे को इंजेक्ट किया, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, सच में उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर राजलक्ष्मी ने इतना ही कहा था कि अब राजीव अंकल कहते हैं लेकिन क्या बेटा आगे वो। उसकी ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है लेकिन चाचा जी हम इस एंटीडोट के ऊपर पूरी तरह से विश्वास अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए तो उसकी हार्ट बीट अनस्टेबल हो गई है, लेकिन हमें उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। क्या पता ये पूरी तरह से उसके ऊपर कारगर सिद्ध ना हो। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब राजीव कहता है थैंक यू बेटा। अब मुझे यहाँ पर अपनी एक डायरेक्शन मिल चुकी है, अब मुझे बस जल्द से जल्द मनाली पहुँचना होगा। और यहाँ पर ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर जैसे ही राजीव गुलेरिया ने राजलक्ष्मी से बात की तो महेंद्र जो कि अभी भी लैब में ही राजीव के साथ था, वो अब राजीव की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ राजीव, क्या कोई अच्छे रिजल्ट मिले। अभी यहाँ पर महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है हाँ महेंद्र, हमारा एंटीडोट काम तो कर रहा है, लेकिन अभी राजलक्ष्मी ने कहा है कि अभी हम उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहाँ पर उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा उस पेशेंट को ताकि आगे उस पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पता लगाया जा सके। अब उसकी ये बात सुनकर अब महेंद्र भी खुश होता है और कहता है डोंट वरी राजीव, जो होगा ठीक ही होगा। अब बस तैयारी करो यहाँ से मनाली चलने की। अब यहाँ पर महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है हाँ महेंद्र, तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें बस जल्द से जल्द मनाली जाना है, ताकि वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उन सबको बचाया जा सके। और ये कहते हुए राजीव कहता है महेंद्र, मैं तब तक इन सारी ही डोजेज को इन्हें पैक कर लेकर आता हूँ, तब तक तुम ऐसा करो अपना और मेरा, हम दोनों का सामान पैक करो, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें बस बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द मनाली पहुँचना है। तरफ जहाँ पर राजीव और महेंद्र मनाली में जाने की सोच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी यहाँ पर अब तक अपना प्लान बना चुकी थी। अनिका को भी यहाँ पर जरूरत थी तो काबिल डॉक्टर की अपनी टीम में, क्योंकि यहाँ पर अनिका यहाँ पर अपने साथ राजीव गुलेरिया को मिलाना चाहती थी। तो उधर यहाँ पर एज ए फाइटर रोहित और साथ के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग एज ए फाइटर अब उनकी टीम में काम करने वाले थे। इसलिए अनिका को यहाँ पर एज ए डॉक्टर अपनी टीम में 2 डॉक्टर की जरूरत थी, जिसके लिए वो यहाँ पर सोचती है कि वो एक तो यहाँ पर प्रीति को बुलाएगी तो दूसरा वो यहाँ पर राजलक्ष्मी को। और यही सब सोचते हुए ही यहाँ पर अब अनिका सबसे पहले राजलक्ष्मी को कॉल कर देती है। इधर राजलक्ष्मी जो कि अभी भी यहाँ पर अब अपनी कैबिन में ही आई थी, तो जैसे ही वो अपने कैबिन में आकर बैठती है उसकी आंखें अभी अपने आप ही बंद होने लगी थी कि तभी अब उसका फ़ोन बजने लगता है। राजलक्ष्मी का जैसे ही फ़ोन बजता है तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पर अनिका का नंबर शो हो रहा है। उसे देखकर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी जल्दी से उस फ़ोन को उठाती है और हेलो कहती है तो उसे सामने से अनिका की आवाज़ सुनाई देती है। अनिका जो के भी कहती है राजलक्ष्मी देखो, आई नो कि वहाँ पर दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पर लाइफ केयर हॉस्पिटल में संभालने के लिए बाकी लोग हैं, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ पर तुम्हारी मनाली में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितना हो सके यहाँ पर मनाली में आ जाओ। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है ठीक है अनिका, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब यहाँ पर अनिका कहती है हाँ राजलक्ष्मी बताओ, क्या कहना चाहती हो। अनिका की इस बात को सुनकर अब सामने से यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है वो क्या है ना कि मुझे इसका एंटीडोट मिल गया है। इवन मैंने यहाँ पर एक पेशेंट के ऊपर उसे अप्लाई भी किया है एज ए ट्रायल। और सच कहूँ तो अनिका उसके रिजल्ट अभी तो अच्छे हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर आई कांट से एनीथिंग। अब राजलक्ष्मी ने जैसे ही ये सब कहा तो अनिका एक पल के लिए तो समझ जाती है हो ना हो ये एंटीडोट किसी और ने नहीं, बल्कि अगर राजलक्ष्मी के पास ये एंटीडोट आया है तो जरूर राजीव अंकल ने ही ये सब किया होगा।
अब यहाँ पर अनिका पूछ ही लेती है किसने किसने बनाया है ये एंटीडोट। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब इस साइड से राजलक्ष्मी की आवाज आती है, वो राजीव अंकल ने मुझे ये दिया है। और ये कहकर वो यहाँ पर पूरी की पूरी बातें अब अनिका को बताने लगती है। इधर राजलक्ष्मी की पूरी बातों को सुनने के बाद अब अनिका कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है राजलक्ष्मी, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। एनीवे अब जिस पेशेंट को ये सब दिया गया है तो उसको वहाँ पर लाइफ केयर हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर को कहो कि वो उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। और हाँ, जैसे भी उसकी हेल्थ में कोई भी अपडेट आए तो प्लीज वो तुम्हें या हमें यहाँ पर कांटेक्ट करे। लेकिन तब तक राजलक्ष्मी तुम भी यहाँ पर मनाली में पहुंचो। अब अनिका की इस बात को सुनकर यहाँ पर राजलक्ष्मी हाँ कहती है। तो अब इधर इस साइड से अब अनिका कहती है एक बात और राजलक्ष्मी, एक बार प्लीज प्रीति को भी कॉल कर लेना, क्योंकि तुम्हें अपने साथ यहाँ पर प्रीति को भी लेकर आना है। वो क्या है ना, प्रीति अभी मारवा हाउस में होगी तो प्लीज एक बार उसे भी कॉल कर देना। और जब वो यहाँ पर गुलेरिया हाउस पहुंच जाए तो तुम फिर दोनों साथ में ही आ जाना। इधर अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है डोंट वरी अनिका, मैं प्रीति को अपडेट दे दूंगी और हम जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका भी अब उसे यहाँ पर बाय बोलकर अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद क्योंकि रोहित और यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग अभी भी वहाँ पर खड़े हुए थे, इसलिए अब रोहित अनिका से पूछता है क्या हुआ अनिका, क्या कोई अपडेट मिली है क्या। कि अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब अनिका रोहित और यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम को बता देती है कि हाँ उसका एंटीडोट बना तो है, लेकिन अभी हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, अभी तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। अनिका की इस बात को सुनकर यहाँ पर फाइनली अब सभी के चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था। उन्हें बस इंतजार था तो इसी एंटीडोट का, लेकिन अभी भी उन्हें वो पूरी तरह से यहाँ से श्योर नहीं थे कि जो एंटीडोट बना है वो सच में उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा या नहीं। अब लेकिन यहाँ पर अब इन सब के चेहरों को देखकर अब अनिका कहती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फाइट यहीं पर ही खत्म हो गई, इवन हमारी फाइट अब यहाँ से शुरू होगी। अब हमें यहाँ पर सबको तैनात हो जाना चाहिए। अब अनिका की इस बात को सुनकर वो सभी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। तो इधर अब अनिका कहती है मैं बस एक बार यहाँ पर राजीव अंकल को भी बुला लूँ, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ पर आएंगे उसके बाद यहाँ के पेशेंट पर भी उस एंटीडोट को यूज किया जा सकता है। और वैसे भी अभी यहाँ पर इस मिशन में मुझे राजीव चाचा की ज़रूरत है। और ये सब सोचकर अब अनिका यहाँ पर अपने फ़ोन को निकाल कर अब राजीव गुलेरिया को कॉल करने लगती है।